नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका करंट अफेयर एनालिसिस में। करंट अफेयर एनालिसिस में यहाँ हम लोग इशू कवर कर रहे हैं। आप लोग को सभी को पता होगा कि विशाखापत्तनम में ट्रेजेडी हो गई है, तो बुद्ध पूर्णिमा की आपको क्या शुभकामनाएं दें ऐसी स्थिति में। जैसा जिसको उचित लग रहा है वो उस हिसाब से मेरे विचारों को ग्रहण कर सकता है। विशाखापत्तनम ट्रेजेडी अभी आज ही के दिन 7 मई को ही 3:30 बजे सुबह वहाँ स्टार्ट हुआ था कुछ मामला। वहाँ एक गैस का रिसाव बताया जा रहा है। इस गैस का नाम है स्टायरीन। स्टायरीन एक्चुअल में गैस नहीं बल्कि एक लिक्विड फॉर्म में वहाँ वो स्टोर की जाती है, जिससे पॉलीमर बनाने में या पॉलीएस्टीरीन बनाने में काम में लिया जाता था। हुआ क्या है, एकदम से यहाँ जब इसका रिसाव हुआ है तो कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। ये 3:30 बजे की तभी की खबर थी, लेकिन अभी तक फ़िलहाल जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो लगभग 10 से 11 लोग यहाँ मारे जा चुके हैं और हज़ारों लोग हॉस्पिटल में भर्ती किए जा चुके हैं। ये जिस शहर में घटना हुई है, शहर का नाम विशाखापत्तनम है और आंध्र प्रदेश में है ये शहर। अगर हम इसके फिगर पर बात करें तो ये आपको आंध्र प्रदेश दिखाई दे रहा होगा और ये आंध्र प्रदेश में ये है विशाखापत्तनम। यहाँ एक बंदरगाह भी है भारत का प्रमुख। और ये जिस प्लांट में ये रिसाव हुआ है, इस प्लांट का फिगर है। ये प्लांट एक्चुअल में एक साउथ कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जिसका नाम LG है, यानी लाइफ गुड्स। ठीक, उस साउथ कोरिया की इस LG कंपनी का ही प्लांट था। एक जगह है जिसका नाम है गोपालपत्तनम के पास एक कॉलोनी है RRVपुरम, वहीं ये प्लांट लगा हुआ था। और 3:30 बजे जब इसमें रिसाव स्टार्ट हुआ तब लोग अचानक से चक्कर खा के सड़क पर गिरने लगे। कुछ बेहोश हो गए, कुछ घरों में ही फंसे रह गए। तो ये खतरनाक ट्रेजेडी बन करके आई। हम अभी तक कोविड-19 से निपट ही रहे हैं, जूझ रहे हैं, तब तक पता नहीं कहाँ से गैर प्राकृतिक चीज़ें घटने लगती हैं। ये कुछ वैसी ही घटना है जैसे कि 2 से 3 दिसंबर को 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। अब देखते हैं कि ये स्टायरीन का रिसाव हुआ है, तो ये स्टायरीन क्या है। स्टायरीन एक फ्लेमेबल लिक्विड है, यानी एक ज्वलनशील द्रव पदार्थ है जिसे जनरली हम पॉलीस्टायरीन, प्लास्टिक्स, फाइबर ग्लास, रबर, लेटेक्स इन सबको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इस स्टायरीन का ये कहाँ कहाँ पाई जाती है। स्टायरीन जो धुआं निकलता है व्हीकल से, उसके धुएं में भी कुछ उसके कण रहते हैं। अगर सिगरेट का जो धुआं होता है उसमें भी स्टायरीन के कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये स्टायरीन उतनी खतरनाक भी नहीं है क्योंकि ये नेचुरली रूप से भी पाई जाती है। कुछ फल और सब्जी ऐसे भी हैं, जैसे कि कॉफ़ी है, कॉफ़ी में पाई जाती है स्टायरीन। और भी बहुत सारे फल सब्जियां हैं जहाँ प्राकृतिक रूप से भी ये स्टायरीन पाई जाती है। स्टायरीन के कई अन्य नाम भी हैं, जैसे कि एथेनाइल बेंजीन, विनाइल बेंजीन, फिनाइल ईथीन। तो ये कुछ अन्य नाम भी हैं। और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बनिक यौगिक है एक, जिसका केमिकल फार्मूला आप देख रहे होंगे C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये बेंजीन का डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी बेंजीन से ये पैदा किया जाता है। जनरली ये कलरलेस होता है, लेकिन अगर रखा हुआ है काफ़ी दिनों से, अगर ये स्टायरीन रखा हुआ है तो फिर ये थोड़ा थोड़ा येलो दिखने लगता है। इसकी खास बात क्या है कि ये जो कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टायरीन, वो बहुत जल्दी से इवोपोरेट हो जाता है, यानी ये बहुत जल्दी लिक्विड से गैस में बदल जाता है। इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी स्वीट है, यानी बुरी नहीं लगती है, जब तक कि हाईली कंसनट्रेशन ना हो, यानी गैस बहुत ज़्यादा ना हो तो ये बहुत मीठी गंध देती है। स्मेल इसकी थोड़ी स्वीट टाइप की रहती है, इसलिए पता भी नहीं चलता है, लोगों को अच्छा लगता है। एक्चुअल में हुआ क्या है, लीक क्या हुआ है। तो अभी जो LG पॉलीमर, इस कंपनी का नाम ही वहाँ जो विशाखापत्तनम लगी हुई थी गोपालपत्तनम में, उस कंपनी का नाम LG पॉलीमर्स था क्योंकि यहाँ पॉलीमर्स बनाया जाता है। इस स्टेटमेंट दिया है कि देखो, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो ये कंपनी है तब से स्टैग्नेशन की स्थिति में पहुँच गई है, यानी स्थिर अवस्था में है। ठीक है, और हो सकता है कि इसके अंदर जो जिस टैंक में ये स्टायरीन भरा हुआ था उस टैंक में टेम्परेचर बढ़ गया हो। और जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि जो स्टायरीन है वो बहुत ही ईजिली इवोपोरेट हो जाती है, तो वो ये आशा व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें इवोपोरेशन हो गया हो और वो इवोपोरेट होकर के बाहर निकल गया हो।
और उसका ऑटो पॉलीमराइजेशन हो गया हो उस टैंक में ही, क्योंकि स्टायरीन का जब हम एवापोरेशन करते हैं तो हमको पॉलीमर मिलते हैं, लेकिन एवापोरेट करने के लिए जनरली उसे प्रोसेस किया जाता है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर इस टैंक में इतना हो गया था कि वो खुद से ऑटो पॉलीमराइजेशन हो गया, उसका वो खुद से पॉलीमर में चेंज हो गया। तो ये तो एलजी का स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं, वो एलजी वाले, ये एलजी पॉलीमर कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जैसा ये कहा जा रहा है कि गैस लीक हुई है। उनका ये स्टेटमेंट है और वो कह रहे हैं अभी हम इसकी एग्जैक्ट जांच कर रहे हैं कारणों की, अभी पता नहीं है, लेकिन वैसा कोई लीक नहीं है। ठीक है, जबकि एनडीआरएफ की जो टीम है, एनडीआरएफ की टीमों की रिपोर्ट के अनुसार ये पता चल रहा है कि वहाँ कुछ लीक हुआ था, तो उसे बंद कर दिया गया। फिलहाल सिचुएशन कंट्रोल में है, ईश्वर से कामना है कि सिचुएशन कंट्रोल में भी रहे। होता क्या है कि यदि कोई व्यक्ति इस स्टायरीन के एक्सपोज यानी स्टायरीन के संपर्क में आता है तो होता क्या है, यहाँ वहन एपेंड लिख गई है, थोड़ा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो वाट हैपन्स होना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर स्टायरीन के संपर्क में कोई व्यक्ति आता है, देखिए इसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दोनों तरीके के होते हैं। एक यूएस बेस्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति कम समय के लिए स्टायरीन के संपर्क में रहता है तो हो सकता है कि उसके लिए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, उनकी आंखों में खुजली होने लगे, या फिर म्यूकस ग्लैंड से म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं उनमें इरिटेशन पैदा हो जाए, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टिश्यूज़ पैदा हो जाएं, यानी पेट कुछ गड़बड़ करने लगे। शॉर्ट टर्म के ये इम्पैक्ट हैं। यदि लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्सपोज रहते हैं उस गैस के लिए, यानी लॉन्ग टर्म तक आप उसके संपर्क में रहते हैं, तो ये आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम को बिगाड़ सकता है। उसके साथ साथ क्या कर सकता है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी आपके लिए क्रिएट कर सकता है, और कई केसों में ऐसा भी पाया गया है कि कैंसर और डिप्रेशन जैसे भी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो स्टायरीन वैसे तो हानिकारक है, लेकिन फिर भी इसे नॉन पॉइजनस गैस माना जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एकदम संपर्क में आने से ही मृत्यु हो जाती हो। और अभी भी यहाँ सिचुएशन के बारे में कुछ भी क्लियर नहीं कहा जा सकता। इट इज़ वेरी अनक्लियर कि ये वास्तव में जो लोगों की डेथ हुई है और जो लोग परेशान हुए हैं या लोग पीड़ित हुए हैं उससे, वो स्टायरीन गैस की वजह से हुए हैं या इसके किसी बाई प्रोडक्ट की वजह से हुए हैं। क्योंकि ये वायुमंडल में अगर निकली है तो वो स्टायरीन की वजह से ही डायरेक्ट हुए हैं, तो या फिर वायुमंडल में निकलने के बाद उससे कुछ रिएक्शन हो गया था उस गैस का ही किसी वायुमंडलीय कणों से, तब फिर कोई बाई प्रोडक्ट बन गया था या उससे हुआ है। अभी भी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, रिपोर्ट आएंगी तब हम लोग बाद में देखेंगे। अब जब बात भोपाल गैस ट्रेजिडी जैसी स्थिति हो गई है, तो फिर भोपाल गैस ट्रेजिडी के बारे में हम लोग 4-5 लाइनों में समझ लेते हैं बहुत संक्षिप्त में। भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी, या भोपाल कांड भी बोलते हैं इसे कभी कभी, तो ये होता क्या है कि यह 2-3 दिसंबर को हुई थी। अब 2-3 दिसंबर ऐसा क्या हुआ कि 2 डेट आ गई। एक्चुअल में क्या हुआ था कि इस प्लांट में जो रिसाव स्टार्ट हुआ था वो शाम को 10:30 बजे स्टार्ट हुआ था भोपाल में। ये जो जिस फैक्ट्री में रिसाव हुआ था उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL। ठीक है, ये फैक्ट्री कीटनाशक बनाती थी। तो इसमें 10:30 बजे रिसाव स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे रिसाव स्टार्ट हुआ था तो लोगों ने इसे हल्के में ले लिया और इसकी पेट्रोलिंग स्टार्ट कर दी कि ज़्यादा रिसाव ना हो ज़्यादा, तो फिर धीरे धीरे और बढ़ा। ठीक है, अब क्या हुआ था कि फिर पेट्रोलिंग करते करते इंस्पेक्टर वगैरह सब वहाँ उस प्लांट में पहुँचे जहाँ से इस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो रहा था, क्योंकि यहाँ से जिस गैस का रिसाव हुआ था वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, MIC शॉर्ट में। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सोचते हैं कि पहले हम लोग चाय पी लेते हैं, फिर चाय पीने के बाद तब इसे फिर से ठीक करेंगे। तो ये 11:35 पे उस प्लांट की तरफ से यहाँ से निकल आए और इसके जो ऑफिसर्स थे वो चाय पीने निकल गए। 5 मिनट बाद चाय पी के वहाँ पहुँचे तुरंत के तुरंत, तो देखा कि इतना लेवल पहुँच चुका था मिथाइल आइसोसाइनेट का, इतना लीक हो चुका था कि वो क्रिटिकल लेवल तक पहुँच गई थी। अब उसे रोक पाना बहुत मुश्किल था। तो एक्चुअल में घटना स्टार्ट हुई थी 10:30 बजे शाम को, रात को। ठीक है, 2 दिसंबर को, लेकिन 12 बजे से 3 दिसंबर लग जाता है। लेकिन ज़बरदस्त घटना के रूप में ये उभर कर आई 12:40 पर। ठीक है, या 2 बजे, सुबह 2 बजे तक। तो इसलिए इसे 2-3 दिसंबर 2 तारीखें इसमें यूज़ की जाती हैं। एक्चुअल में जिस कंपनी में ये हुआ था उसका नाम मैंने बताया अभी, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था, और ये पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक बनाने की कंपनी थी। और इस भोपाल गैस त्रासदी को विश्व में अभी तक जितनी भी इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्रिएट हुई हैं उनमें सबसे खराब, सबसे मतलब वर्ल्ड की वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर समझा जाता है इसे। अति भयानक औद्योगिक आपदा समझा जाना चाहिए इसे। और इससे हुआ क्या कि सरकारी आंकड़ों की ही बात करें तो लगभग 3700 लोग तो इसमें डायरेक्टली मारे गए थे और लगभग 5,74,000 लोग इसकी वजह से पीड़ित हुए थे। अब देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या था यहाँ इस फैक्ट्री में। इस UCIL में होता क्या था कि इस प्लांट को स्थापित किया था भोपाल में 1969 में,
और यहाँ जो कीटनाशक बनाया जाना था उस कीटनाशक का नाम था SEVIN यानी सेविन, ये लिखा हुआ है इधर सेविन। इस सेविन को बनाया जाना था। तो इस सेविन को बनाने के लिए ये कीटनाशक था, ये इसका सेविन, ये ब्रांड नेम है, इस नाम से बेचा जाता था। जबकि वास्तव में इसका जो रासायनिक जो नाम है, जो केमिस्ट्री में इसका नाम है, वो है कार्बाइरल, CARBARIL। ठीक, तो कार्बाइरल रसायन में है और सेविन उसका ब्रांड नेम था, इस नाम से बेची जाती थी। इस सेविन को तैयार करने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट को एज ए इंटरमीडिएट पदार्थ के रूप में यूज किया जाता था। ऐसा नहीं था कि एकदम सीधे के सीधे मिथाइल आइसोसाइनेट बना ली जाती थी फिर उससे सेविन बना दिया जाता था, ऐसा नहीं था। पहले इस मिथाइल आइसोसाइनेट को ही क्रिएट किया जाता था। इस मिथाइल आइसोसाइनेट को क्रिएट करने के लिए इस फैक्ट्री में प्लांट 1979 में लगाया गया, मतलब 10 साल बाद लगाया गया। तब से ये बिना MIC के यहाँ ये 7 को क्रिएट किया जा रहा था। एक्चुअल में क्या है कि इस 7 को क्रिएट करने के लिए जो एक पेस्टिसाइड है, इस 7 को क्रिएट करने के लिए 2 मोड हैं, 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जब हम MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का यूज करके हम कर लें, तो इसको अब MIC का यूज करते हैं 7 बनाने में तो सस्ता हो जाता है। एक नॉन MIC मोड है तो वो थोड़ा महंगा रहता है। तो इसलिए इस फैक्ट्री वालों ने क्या सोचा कि हम लोग मिथाइल आइसोसाइनेट से 7 बनाते हैं तो थोड़ा सस्ता बनेगा। इसके लिए इन्होंने 1979 में फिर एक मिथाइल आइसोसाइनेट क्रिएट करने के लिए प्लांट लगा लिया। और मिथाइल आइसोसाइनेट क्रिएट करने के लिए लोग करते क्या थे, मिथाइलामाइन और फॉस्जीन गैस की क्रिया कराते थे। जब मिथाइलामाइन और फॉस्जीन गैस की क्रिया कराते थे तो दोनों क्रिया करने के बाद तब बन जाता था इनके पास मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC बनता था। इन दोनों गैस की सहायता से MIC बन जाता था। फिर इस MIC की रिएक्शन 1 नेप्थॉल से कराई जाती थी। जब MIC की रिएक्शन 1 नेप्थॉल से हो जाती थी तब जाकर के ये कार्बाइरल या 7 बनता था। ठीक है, तो इस मिथाइल आइसोसाइनेट को एक्चुअल में एज अ इंटरमीडिएट यूज किया जाता था जिससे सस्ता का सस्ता उत्पादन हो सके और आसानी से कोई दिक्कत भी ना हो। हालांकि यहाँ जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था इसमें 1976 में ही फॉस्जीन गैस के रिसाव की घटनाएं देखने को मिली थी। 1979 में जब प्लांट लगाया गया तब भी देखने को मिली थी, 1980 में मिली थी, फरवरी में भी कई सारी घटनाएं हुई थी। तो 1-2 व्यक्ति मरता था तो उसे ऐसे ही टाल देते थे। तो लेकिन जब 2 दिसंबर की जो घटना हुई तो वो ऐसी नहीं थी कि एकदम से घटना हुई थी, वो पहले से पता थी, इन लोगों को ठीक करना नहीं आया था ठीक से। तो कुल मिलाकर के ये फैक्ट्री के मैनेजमेंट की गलती थी। लेकिन बाद में क्या हुई, इसके ऊपर काफ़ी पॉलिटिक्स हुई थी। तो इस पॉलिटिक्स के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उस समय अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।